हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विकास सिंह राठौर है। मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री के कुछ पोर्शंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मोस्टली सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लाइक दैट इन अ वन डे एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो इफ वी वांट टू टॉक इन आरओ एंड आरओ एग्जाम जो भी रिसेंटली होने वाला है। और ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्स जो होते हैं उन सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हिस्ट्री से उठा के मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर होगा। मैं उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं जिनके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कॉन्टिन्यूसली इन एग्जामिनेशंस में। ऐसे ही हम कुछ सेशन आप लोगों के साथ हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे, कुछ ज्योग्राफी के करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स के करेंगे एंड सो ऑन। आगे हम करते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के क्या है, कैसे है और क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी यहां पे कुछ मार्क करके रखा हुआ है। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको देखना है किन किन चीजों पे हमको इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो आता है वो प्राग ऐतिहासिक काल आता है। प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को बोलते हैं जिस समय मानव अभी संपूर्ण रूप से अपने आप को समझा नहीं था, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव खाना बदोश था। एग्जैक्टली वर्ड जो हम यूज करेंगे, मानव खाना बदोश था, मतलब कि वह केवल और केवल पेट भरने के लिए जीवित रहता था। मतलब कि उसको किसी सभ्यता का ज्ञान नहीं था, उसको किसी और अन्य चीजों का ज्ञान नहीं था। वह केवल अपना जीवन यापन करता था पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए कैसे? जानवरों को शिकार करता था, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करके वो अपना पेट भरता था। इसी समय में आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल उसके अंतर्गत आता है। फिर उसी के अंतर्गत आता है मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वह काल होता है जिस समय मैंने पहले आपको बताया कि जो मानव था वह खाना बदोश था, उसको केवल शिकार करके और भोजन करना था। मध्यकाल के अंतर्गत क्या होता है कि उसके जो हथियार होते हैं वो थोड़ा छोटे हो जाते हैं, वह थोड़ा और चीजों की जानकारी होती है क्योंकि यहाँ पे उसको आग के बारे में पता लग चुका होता है। तो मध्य पाषाण काल में वो अपनी चीजों को और छोटा करता है। उसके बाद फिर हम जब नव पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पे यह दिखता है कि हाँ, मानव और अपने आप को थोड़ा और सही करते हुए चला आ रहा है। फिर उसी के आगे हम बढ़ते ताम्र पाषाण काल। यह वह काल होता है जिस समय तांबे की खोज हो चुकी होती है और यहां से सभ्यताओं का कहीं ना कहीं हम विकास होते आगे बढ़ते देखने लगते हैं। और यही सभ्यता का विकास जो होता है यह हमको आद्य ऐतिहासिक काल में दिखेगा। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या? वहां पे हमको सिंधु सभ्यता दिखेगी, कान सभ्यता दिखेगी, हड़प्पा सभ्यता दिखेगी। सिंधु सभ्यता, कान सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यह सब हम लोगों को पहले से ही हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। मैं केवल बस एक हल्का हल्का सा समरी हल्का डिस्कस करते जा रहा हूं जिससे हमें यह ब्रीफिंग हो जाए कि हिस्ट्री में कौन कौन से फैक्टर हैं और हम एग्जैक्टली किस फैक्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो होता है वह हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। हम किसी भी एग्जाम्स के अगर हम क्वेश्चन पेपर उठा के एनालाइज करके देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐतिहासिक काल से ही पूछे जाते हैं। और ऐतिहासिक काल में भी कहां से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। ऐतिहासिक काल में पहला आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल वह है जहां पे वेद, महाकाव्य, सिक्के, इन सब जैन, बौद्ध धर्म, इन सब लोगों की बातें इसमें की गई हैं प्राचीन काल में। और यही वह काल है जिस समय हम देखते हैं जैन धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का उदय और हमारी वेद, महाकाव्य, उपनिषद, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है मध्यकाल। ये वही मध्यकाल है जिस समय हम यह देखेंगे कि हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष पर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का आक्रमण होता है। और यह वही समय है जिस समय हमारे भारत की सभ्यता और भारत की अखंडता को तोड़ने का संपूर्ण प्रयास किया जाता है। यह वह काल है जिसको हम कहते हैं मध्यकाल के रूप में जानते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल वह काल है जिसको हम देखते हैं कि हाँ, इसमें यूरोपियों का आगमन हिंदुस्तान में
हो चुका होता है। और यह वही आधुनिक काल है जो मध्यकाल के अंत में और आधुनिक काल का प्रारंभ होता है, जो अभी तक चलते हुए चला आ रहा है। इसी के बीच में एक आता है नेहरू काल। नेहरू काल वह काल है जिसमें हम यह देखते हैं कि नेहरू से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियां हिंदुस्तान में होती हैं। उस पूरे एरा को हम नेहरू काल के रूप में जानते हैं। और उसी के साथ साथ एक गांधी युग भी है। गांधी युग वह युग है जिसमें गांधी जी के संघर्ष और हिंदुस्तान में गांधी जी के जो भी कार्य थे वह सब कुछ इसके अंतर्गत बताए गए हैं। उसके बाद फिर हम यह देखेंगे विश्व। विश्व मतलब वर्ल्ड। वर्ल्ड से रिलेटेड हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री, लाइक दैट इन अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द ऑल ऑफ थिंग्स। हम लोगों को जो देखना है, जैसे मैं बता रहा था कि मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जो मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस होते हैं क्वेश्चंस का पुटअप होने के लिए एग्जामिनेशंस में। वह इतिहास में क्या है, इतिहास में हम मध्यकाल का डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आधुनिक काल से, फिर नेहरू और गांधी युग से। तो हम लोग फर्स्टली पहले डिस्कस करेंगे कहां पे, मध्यकाल। ये है मध्यकाल। अब मध्यकाल में डिस्कस करने के लिए हम लोगों को पहले यह पता होना चाहिए कि मध्यकाल का प्रारंभ कैसे कैसे कहां से होता है। मध्यकाल के बारे में हम आपसे डिस्कशन करें और कैसे क्या क्या चीजें हुई, तो उसके पहले हम कुछ चीजें और आपके साथ ब्रीफिंग कर लें। मध्यकाल का जो प्रारंभ होता है वह दिल्ली सल्तनत से होता है। और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होने के लिए कुछ चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा हो, तो वह एक ब्रीफिंग वाक्य है। इसमें दो आक्रमण होता है, एक अरब आक्रमण होता है और एक तुर्क का आक्रमण होता है। दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण आक्रमण है, एक अरब का आक्रमण और एक तुर्क का आक्रमण। अब अरब का आक्रमण हिंदुस्तान पे होता क्यों है, ऐसा क्या कंडीशन हो गया या ऐसा क्या चीज हो गया जिस कारण से अरब का आक्रमण करना पड़ा, अरब वालों को हिंदुस्तान पे आक्रमण करना पड़ा। इसका एक रीजन है, हमारे यहां श्रीलंका के पास से अरब के खलीफा के लिए सदैव से गिफ्ट के रूप में जहाज में अनंत प्रकार की गिफ्ट भेजे जाते थे। यह प्रक्रिया कई वर्षों से निरंतर चलती होती थी। एक क्षण आता है 1600 लास्ट मीन्स 710 और 712 के बीच में, जब राजा दाहिर होते हैं, सिंध प्रांत के क्षेत्र के पूरे होते हैं वो, तो राजा दाहिर क्या करते हैं कि जो अरब खलीफा के लिए जो शिप में जो उनके गिफ्ट जा रहे होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको बंदी बना के रख लेते हैं। फिर खलीफा के अरब से खलीफा की तरफ से कई बार संदेश आता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। राजा दाहिर कहते हैं नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। खलीफा कहते हैं फिर आपको इसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा। भाई आप किसी का सामान रख लेंगे तो हर्जाना तो भुगते ही नहीं। तो राजा दाहिर बात नहीं मानते हैं। तो खलीफा की तरफ से लड़ने के लिए हिंदुस्तान में अरब आक्रमण जो होता है पहला, मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आते हैं तो ये आपके राजा दाहिर के साथ इनका युद्ध होता है और 712 में यह सिंध के पास राजा दाहिर को पराजित करते हैं। यहां पे अभी ये व्यवस्था रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। 713 में यह मुल्तान के जो नरेश होते हैं, मुल्तान नरेश को हरा के फिर भारत पे इनका अधिकार हो जाता है। भारत पे अधिकार होने के साथ साथ ये जो भी चीजें इनकी रहती है उसको तो ये लेते ही लेते हैं, साथ में हिंदुस्तान को एक ऐसी चीज ये दे के जाते हैं जो कई सदियों तक एक कलंक के रूप में कहिए या एक अभिशाप के रूप में कहिए, ऐसा बहुत लंबे समय तक यह चला और उसका नाम था जजिया कर। या वह कर था जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर लगाया गया। इस कर में मात्र 5 लोगों को बाहर रखा गया और संपूर्ण जितने भी गैर मुस्लिम थे उन सब के ऊपर यह कर लागू होता था। जैसे कि जजिया कर क्या था, जजिया कर में बच्चे, मेरे छोटे बच्चे, महिलाएं, ब्राह्मण, विकलांग, ऐसे करके 5 लोगों को इस जजिया कर से बाहर रखा गया था। जैसे छोटे बच्चे अपना टैक्स नहीं देते थे, महिलाएं जो घर में कार्य करती थी महिलाओं को इससे वंचित रखा गया था, विकलांग लोग जो थे जो स्वयं दूसरों पर निर्भर होते थे उनको इससे रखा गया था, पागल लोगों को रखा गया था और जो ब्राह्मण थे उन लोगों को इससे बाहर रखा गया था।
तो ये जो जजिया कर था, और यह उन सब लोगों पे लागू होता था जो इन 5 लोगों के अलावा पढ़ते थे, उन सब पे यह लागू होता था, बुजुर्ग को छोड़ के। जो बुजुर्ग व्यक्ति था उन पे भी यह कर नहीं लागू होता था। जितने भी जवान या जितने भी लोग कार्य करने वाले थे उन सब पे जजिया कर लागू होता था। यह एक सुरक्षात्मक कर के रूप में देखा जाता था। तो यह था जजिया कर जो इन्होंने लगाया और बहुत लंबे समय तक ये गया। ये फिर जब रंगीला, मुगल समय में जब रंगीला बादशाह आते हैं तब इसको संपूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। तो ये जजिया कर जो लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा से 713 में, 715 के लमसम में, यह बहुत लंबे समय तक चलता है भारतवर्ष में, भारत के लोगों के ऊपर एक कर के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं अरब आक्रमण समाप्त होने के बाद तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण जब प्रारंभ होता है तो उसमें हम लोगों ने अक्सर देखा है तुर्क आक्रमण में 2 लोगों का नाम बहुत सुना है। एक का नाम गजनवी का नाम सुना है और एक गौरी का नाम सुना है। लेकिन हम उससे पहले हम देखेंगे कि एक और आक्रमण हुआ था सुबक्तगीन का। एक आते हैं सुबक्तगीन जो भारत पे आक्रमण करते हैं 986 में। इनका कुछ खास नहीं होता है, ये 986 में भारत पे आक्रमण करते हैं और लूट पार करके धन को अर्जित करके वापस चले जाते हैं। इसके बाद एक आक्रमणकारी आता है, आजताकाई आता है, एक ऐसा इंसान जिसने मानवता के सारे पराकाष्ठा को चूर चूर कर दिया, जो भारतवर्ष में 1001 में आता है और इसका नाम होता है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, इसके क्रूरता के बारे में जितनी भी बातें कही जाएं वह सब कम ही होगा। मोहम्मद गजनवी एक ऐसा नाम जिसने मानवता को तार तार कर दिया। मोहम्मद गजनवी एक ऐसा नाम जिसने लूट के साथ साथ अपनी बर्बरता की चरमोकाष्ठा को पूरा पार कर दिया। मोहम्मद गजनवी 1001 से 1027 तक निरंतर कई बार भारत पे आक्रमण करता है, अलग अलग जगहों पे आक्रमण करता है, लूटता है और लूट के सामान को अपने साथ अपने क्षेत्र ले जाता है। कुछ आक्रमण इसके ऐसे रहे जो मानवता को बिल्कुल सर्वसार कर दिया। इसी कारण से हम इसके बारे में इतने डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी, जैसा कि ऑलरेडी यहां मेंशन है, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार, एक बार नहीं, 17 बार इसने आक्रमण किया। इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण थे वह तो आप सबको पता ही है। इसमें एक आक्रमण यह करता है 1017 में। यह आक्रमण होता है मथुरा पे। मथुरा पे हमला करता है और मथुरा पे हमला करने के साथ साथ मथुरा में जो मंदिर है उस मंदिर को भी ये क्षतिग्रस्त पहुंचाता है और लूट का सामान को अपने साथ हर बार की तरह इस बार भी ले जाता है। इसी के साथ 1018 में मथुरा पे ही त्रिकुट सेना बनती है और वह सेना इससे लड़ने के लिए आती है। उस सेना में जो मेन उसको देख रहे होते हैं, उस सेना का नेतृत्व जो कर रहे होते हैं वो चंद्रपाल होते हैं और 1018 में यह चंद्रपाल की भी हत्या कर देता है उस युद्ध में। इसके बाद जो इसका आक्रमण होता है वह 1025 की घटना हम पढ़ते हैं जब, तो हमको यह पता लगता है कि 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया। यद्यपि हम इसके साथ साथ हमको यह भी पता होना चाहिए कि जब 1025 में ये आता है तो ये सोमनाथ पे मंदिर पे हमला तुरंत ना करके या पहले हमला करता है वहां के क्षेत्रों पे। जब ये क्षेत्रों पे हमला करता है तो इसको यह पता लगता है वहां के लोगों के द्वारा कि जो सोना वो क्षेत्र में लूट रहा है, जितना धन उसको क्षेत्रों में लूट पार करने से अर्जित हो रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा सोना, मतलब उससे मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज्यादा गुना सोना उसको मिलेगा सोमनाथ मंदिर में। यह जानकारी जब उसको प्राप्त होती है तो उसको यह लगता है कि मैं यहां अपना समय क्यों ही वेस्ट कर रहा हूं, मैं सीधे मंदिर में आता हूं। और यह मेंशन है किताबों में, आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके घोड़ों की जो टाप होती आवाज, वो मंदिर के प्रांगण में अंदर तो जाती है, मंदिर को लूटता है, मंदिर को तोड़ता है, वहां पे साधु संत जो होते हैं उनकी हत्याएं भी करता है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज मेंशन है कि इसकी जो
कार्य है वो यहीं पे सीमित नहीं होता है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इसने जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा तो मंदिर को तोड़ने के बाद भगवान का जिस पत्थर से भगवान की स्थापना थी, जो उनकी प्रतिमा थी, उस पत्थर को ये तोड़ के ले जाता है और अपनी जीने के पावदान होते हैं उस पावदानों पे लगाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि बर्बरता की हद इसने पार कर दी थी, मानवता को इसने तार तार कर दिया था। या 1025 पे आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण करके अथाह धन लूट के जब ले जाना होता है अपने क्षेत्र की तरफ, तो रास्ते में इनको जाट समुदायों से भिड़ंत होती है और इसके पास इतना सोना होता है कि उस समय यह लड़ना उचित नहीं समझता है। वह यह उचित समझता है कि इस सोना को अपने यथास्थान में पहुंचाए, बाद में आगे हम इनसे लड़ेंगे। तो इसीलिए गजनवी का जो अंतिम और आखिरी आक्रमण होता है, जिसको हम 17वां आक्रमण कहते हैं, वह 17वां आक्रमण केवल इसलिए होता है क्योंकि वह जाट जातियों से अपना प्रतिशोध लेने के लिए आता है। जाट जातियों से अपना प्रतिशोध लेने के लिए आता है, यह इसका 17वां आक्रमण होता है। और हमको यह पता ही है कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो अरब आक्रमण होता है, वह सबसे पहला जो आक्रमण होता है वह मोहम्मद बिन कासिम का होता है। और मोहम्मद बिन कासिम 712 से 713 के बीच में जब वो आक्रमण करता है तो पहला वह हराता है राजा दाहिर को। राजा दाहिर को हराने का आप सबको रीजन पता ही है, पहले बता दिया गया है। और फिर 713 में यह हराता है मुल्तान रेस को। मुल्तान को हराने के बाद फिर यह लगाता है जजिया कर। और आपको यह पता है कि ये जो जजिया कर है, यह दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आक्रमणकारी के द्वारा लगाया गया होता है और यह मुगल शासन तक चलता है निरंतर। क्यों? क्योंकि यह गैर मुस्लिम कर होता है और गैर मुस्लिम कर होने के साथ साथ इस कर से बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे धन उगाही की जाती है। इस जजिया कर में 5 लोगों को अलग रखा जाता है। 5 लोगों को अलग रखने का रीजन भी होता है क्योंकि वह 5 लोग अपना सुरक्षात्मक कर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह कर देने के पात्र नहीं होते हैं। पात्र का तात्पर्य यह है कि वह कर देने के लिए जो रुपयों का व्यवस्था होता है वो कर नहीं सकते हैं। रीजन, छोटे बच्चे, इनको कमाने का कोई स्रोत नहीं होता है। बुजुर्ग लोग, वो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। महिलाएं, उस समय यह सोचा जाता था या यह कार्य था कि महिलाएं धन अर्जित नहीं कर सकती हैं। तीसरा, ब्राह्मण स्वयं मंदिर में पुजारी का कार्य करता था, तो ब्राह्मण कहां से कर देंगे। विकलांग वह व्यक्ति, वैसे लोग जो स्वयं अपने शरीर से ही संपूर्ण रूप से नहीं है, तो वो कार्य कहां से देंगे। तो इन 5 लोगों को छोड़ के बाकी सब से सुरक्षात्मक कर के रूप में जजिया कर लिया जाता था। उसके बाद तुर्क आक्रमण में जो पहला आक्रमण होता है उस वक्त गेल का होता है। 986 में यह आक्रमण करता है, लूटता है और लूट के धन लेके अपने साथ वापस चला जाता है। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी का, आप सबको पता है कि 1001 से लेके यह 17 बार आक्रमण करता है भारतवर्ष पे। 17 बार आक्रमण करता है 1027 तक। आपको यह भी पता है कि सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर का है। और सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह लूट ही नहीं करता है, वहां पे लूट के साथ साथ मानवता को संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। जो वहां की मंदिर होती है, मंदिर के पत्थर को ले जाके अपने पावदान में लगाता है। इस तरीके का यह कार्य करता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि इसकी बर्बरता बिल्कुल ही चरमोकाष्ठ पार कर चुकी होती है। उसके बाद हम अगले वीडियो में जो दूसरा चरण है, जो सेकेंड वीडियो हमारा होगा, उसमें हम दूसरा आक्रमण देखेंगे जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा। हम यह देखेंगे गौरी और पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण या युद्ध क्यों होता है, गौरी आक्रमण क्यों करता है, पृथ्वीराज चौहान पहले जीतते हो फिर बाद में हारते क्यों है, क्या क्या रीजन होता है, तराइन का युद्ध कब होता है। यह सारे मेन पॉइंट्स हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी इश्यू या जो भी प्रॉब्लम लगी हो, आप उसको कंसल्ट जरूर करिएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं यह आपको इसलिए इसको प्रॉपर ब्रीफिंग किया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, क्योंकि आप जब देखोगे किसी भी में 100 क्वेश्चन अगर पुट अप हो रहे हैं, उसमें वैसे 60+ क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 3 पॉइंट से आते हैं। यही 3 पॉइंट है जहां से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एग्जामिनेशन के पेपर उठा के आप इसको टैली कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जितनी भी चीजें आपके साथ ये अभी ब्रीफिंग हुई है, अगर आपको इसमें कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को डालिए और उसके आपको आंसर्स प्रॉपर वे में मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग उसको देखिए,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।